हाँ जी डियर, क्या हाल चाल आपके। देखो, आज आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। ग्रांट वर्ड का मतलब क्या होता है और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। यानी कि जितने शब्दों से मिलके बना है AS12 आपका, इसके अंदर दोनों शब्दों का मीनिंग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक बार छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है और आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ आपके AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पे। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स बेसिकली सरकारी मदद को बोलते हैं। सरकारी मदद। जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं, जिन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, जो इंडिया के डेवलपमेंट में, बेसिक बैकवर्ड डेवलपमेंट में इंडिया को ग्रो करने में मदद करें, सरकार क्या करती है, उन बिजनेसेस की हेल्प करती है सब्सिडी की फॉर्म में, ग्रांट्स की फॉर्म में और कुछ और एडिशनल हेल्प की फॉर्म में। जैसे इनकम टैक्स में भी हम पढ़ते हैं। इनकम टैक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके अंदर कभी कभार जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं इंडिया के, वहां पे अगर कोई फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की, तो गवर्नमेंट आपको 25%, 50%, 100% तक की सब्सिडी दे देती है उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर। या फिर आपको मटेरियल खरीदने का भी पैसा सरकार दे देती है। तो ऐसी बहुत सारी सरकारी मदद होती हैं जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको AS12 के अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी किस पे है इसके ऊपर, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स आर समटाइम्स कॉल्ड बाय अदर नेम्स सच एज, इसको क्या क्या बोलते हैं, सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एटसेट्रा। इसको सब्सिडी भी कहते हैं भैया। सब्सिडी का मतलब आप जानते हो, जैसे सिलेंडर की सब्सिडी आती है। कैश इंसेंटिव्स, सरकार पैसे से भी मदद कर देती है। दूसरा, इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक्स। अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है डियर, यहां पे ड्यूटी का मतलब टैक्सेस से है। जैसे आपकी कस्टम ड्यूटी होती है ना, अगर आप इंडिया में माल इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में डियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी नाम का एक टैक्स होता है जो आपको चुकाना पड़ता है इंपोर्ट कराते टाइम स्पेशली। तो उस केस में अगर आप कोई ऐसा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा रहे हो जिससे प्रोडक्शन करके आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे या इंडिया के डेवलपमेंट में बेनिफिट दोगे, तो सरकार आपको क्या करती है, वो जो ड्यूटी है, जो टैक्स है सॉरी, जो ड्यूटी और टैक्स है उसको सरकार ड्रॉबैक कर लेती है। मतलब वो टैक्स आपके ऊपर से हटा देती है, तो वो आपको कैश में रिफंड आ जाता है। इसी को बोलते हैं आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विथ थ्री ऑफ दीज थिंग्स। ये तीन चीजों से डील नहीं करता। ये तीन चीजें समझने के लिए पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूरा चैप्टर का सार दे देता हूं। और मैं एक बात बताऊं, वो प्रैक्टिकल सार लेने के बाद आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो ट्राई। क्वेश्चंस कर लोगे, बट क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका थ्योरी समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। राइट, तो आ जाओ मेरे साथ आपके नोट्स पे। देखो, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो मेरे साथ जल्दी से। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट्स। यहां पे आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, काम कैसे करता है, देखो यहां पे लिखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स टाइप्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं डियर। पहला जो टाइप है वो है आपकी कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। दूसरी जो टाइप है वो है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरी टाइप में आप लिखो मेरे साथ, यहां लिखो रेवेन्यू रिसीट। सर कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ये क्या आपका कैपिटल रेवेन्यू रिसीट है। यहां पे कैपिटल रेवेन्यू कहां से आया, आ सकता है अगर सरकार ने आपको कैपिटल रिसीट के तौर पे मदद की। कैपिटल रिसीट का मतलब या तो आपकी फिक्स्ड एसेट खरीदने में मदद करी, यानी कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, या तो पूरी मदद कर दी, पूरी की पूरी फिक्स्ड एसेट्स, या फिर पार्शियल मदद कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है।
ठीक है। इसके अलावा आपके प्लांट की कंस्ट्रक्शन में, या आप कोई जैसे बैकवर्ड एरिया में प्लांट लगाते हो, प्लांट की कंस्ट्रक्शन में आपकी मदद कर दी पैसे से, तो ये टाइप्स की जो रिसीट्स कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी कैपिटल रिसीट। अब दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट में या तो फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में आपकी मदद हो जाएगी या फिर प्लांट के कंस्ट्रक्शन टाइप्स में आपकी मदद हो जाएगी। दूसरा आता है रेवेन्यू रिसीट। अगर सरकार आपको कोई मटेरियल खरीदने में मदद करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने में मदद करती है, या फिर इसके अलावा कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, तो डियर इन टाइप्स की रिसीट को बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट। और आप ये बात भली भांति जानते हो कि कोई भी आइटम जो रेवेन्यू नेचर का होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और जो कैपिटल रिसीट होती है उसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे होगा, यहां पे ट्रांसफर टू पीएनएल कैसे होगा, वो ही हम सीखने वाले हैं इस AS12 के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा, अभी नहीं, पहले हम वापस नोट्स के ऊपर चलते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि AS12 में गवर्नमेंट ग्रांट्स का कौन सी टाइप्स की गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं और उनका ट्रीटमेंट आपके बैलेंस शीट और पीएनएल में किस तरीके से होता है। ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ आपके ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, ये चैप्टर अभी और भी आगे एक कंडीशंस पे बेस्ड होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी की मदद कर दी और वो अपना उसने पैसा वहीं पे लगाया जहां पे उसको लगाना चाहिए था। यहाँ पे गड़बड़ी भी कर देते हैं कुछ लोग। भाई सरकार तो मदद कर देगी, लेकिन आप पे क्या भरोसा कि आप सही जगह पैसा लगा रहे हो। तो यहाँ पे डियर कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। पहले वीडियो पॉज करके इस छोटे से कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं वापस आपके नोट्स के ऊपर। जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आपके नोट्स के ऊपर। हाँ जी, डन। क्या आपने इसको लिख लिया है? ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं आपके वापस से नोट्स पे। वापस आ जाओ, वापस वापस आ जाओ, वापस। डन। तो अब हम चलते हैं आपके वापस से नोट्स पे। आ जाओ। ऑल राइट, तो यहां पे खोल लिए हैं हमने आपके नोट्स। आ जाओ। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द, यहां पे ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता 3 चीजों में। तो पहले देखते हैं आखिरी की 2 चीजें। सर पहली क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं ना, तुम बस मेरी बात मान लो चुपचाप, इधर देखो। आखिरी की 2 चीजें, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट आपको वैसे भी मदद कर देती है, असिस्टेंस, ये भी मदद ही होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। भाई आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर में मान लो एक टीम होती है, उस टीम का मैं नाम भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ये आपने सुना होगा। ठीक है। जब भी कोई सुनामी आती है, भूकंप आता है, ऐसी कोई टाइप की आपका डिजास्टर होता है, तो एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, सरकारी ये टीम है, ये एनडीआरएफ की टीम आपको बचाने, आपको मदद करने, या इंडिया तक सीमित नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, पता नहीं पूरे वर्ल्ड में जाके उनकी मदद करके आती है, दूसरे लोगों की। तो यहां पे डियर जब सरकार से असिस्टेंस मिलता है, असिस्टेंस, वो ग्रांट नहीं कहलाता। ग्रांट का एक पर्पस होता है डेवलपमेंट में ग्रोथ करना,
लेकिन असिस्टेंस का पर्पस होता है सिर्फ मदद करना। भाई ग्रांट में तो सरकार का स्वार्थ है कि अच्छा तू कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करेगा कि भैया यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ग्रांट है। लेकिन असिस्टेंस में रिटर्न में मतलब सरकार कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही है। हालांकि एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पे भी नहीं रख रही है, लेकिन इसका कोई तो पर्पस है ना। असिस्टेंस का कोई पर्पस नहीं होता, वो बस मदद करने के लिए मदद होती है, राइट। तो यहां पे असिस्टेंस का ट्रीटमेंट आपके AS 12 के अंदर नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये इस पे अप्लाई नहीं होता। आखिरी तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। अब देखो, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस एक्स लिमिटेड ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से 20 करोड़ रुपए सरकार ने दिए और सरकार बन गई इसकी मालिक। अब ये यहां से डिविडेंड भी ले रही है, ये डिसीजन भी ले रही है कि भैया मैं एसोसिएट मेंबर, आपकी एसोसिएट पार्टनर, तो हम डिसीजन भी लेंगे एज अ शेयर होल्डर। तो यार सरकार ने तो कंपनी खरीद ली है आधी 20%, मान लो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब ये होल्डिंग कंपनी बन के बैठ गई। तो ये तो आपकी ओनरशिप ले ली सरकार ने, मदद नहीं करी। यहां पे इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या किया, ओनरशिप ही हथिया ली। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोला जाएगा, राइट। तो ये दो चीजें यहां पे कवर नहीं होती, एक तो ओनरशिप वाला केस और दूसरा आपका गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर आपने पहली चीज अभी भी नहीं बताई, बताता हूं। पहली चीज होती है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड स्पेशल प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके PDF में, आपके स्टडी मटेरियल में डाल दी हैं बुक के अंदर। तो आप जब पढ़ेंगे तो नीचे मैंने इसका पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिए डियर अलग से आपको दे रखा है, ये रहा पूरा का पूरा पॉइंट। मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, मैंने डाला है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि ये वाला पॉइंट समझ में आ जाए। आपको बस इतनी सी बात लिखनी है, स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस और इन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिमिलर नेचर। या तो प्राइस चेंज होने की वजह से या फिर सप्लीमेंट्री उसकी तरीके की इंफॉर्मेशन से अगर गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो वो यहां पे कवर नहीं होता। अब ये प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं, तो आ जाओ नीचे मेरे साथ आपके कुछ एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इश्यूज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, 10 लाख रुपीस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन 2025 फॉर मशीनरी। एक मशीनरी खरीदने के लिए 2025 में आपको 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला था गवर्नमेंट से। मे नॉट कवर द सेम कॉस्ट इन 2030 ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब सरकार कह रही है हम तो आपकी 2030 में भी सिर्फ 10 लाख की ही मदद करेंगे। हाँ, यार 2025 में 10 लाख की वैल्यू अलग थी, अब 30 में तो वैल्यू बचेगी नहीं। तो इन्फ्लेशन की वजह से भैया आपके गवर्नमेंट ग्रांट के प्राइस में चेंज आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे। तो ये प्रॉब्लम डियर आपके AS 12 में एड्रेस नहीं होती, इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम। और एक बात बताऊं, मोस्टली पॉइंट्स आपके इन्फ्लेशन से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, मैचिंग ग्रांट विद रिलेटेड एक्सपेंस और एसेट्स। जैसे आपको 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला बिल्डिंग के लिए जो आपने 2018 में खरीदी थी, 2018 में बिल्डिंग खरीदी, 5 लाख रुपए का ग्रांट आपको रिसीव हुआ। may seem insufficient if the building's current cost is 8 lakh due to price changes। अब यहां पे मार्केट में प्राइस चेंज हो गया, 5 लाख की मशीन बढ़ के 8 लाख की हो गई। तो भैया जो ग्रांट 5 लाख की मिली वो तो आपके लिए सफिशिएंट बचेगी ही नहीं, वो तो अमाउंट कम पड़ गया आपके लिए। तो यार ये प्रॉब्लम भी यहां पे आपकी एड्रेस नहीं होती, ठीक। मैंने कहा था ना सारी चीजें इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ग्रांट यूटिलाइजेशन। अब जैसे जो ग्रांट आपको मिल रहा है, सब्सिडी जो मिल रही है एजुकेशन के लिए, वो पूरी ट्यूशन फीस कवर अगर नहीं कर पा रही क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी यहां पे एड्रेस नहीं की जाती, राइट। हाँ सर। के अलावा इफेक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन। डियर इनकम स्टेटमेंट आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं। तो यहां पे अगर 1 लाख रुपए की जो ग्रांट है, अगर आप 5 साल में उसको स्प्रेड कर दो, जैसे कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स का ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हर साल डालना होता है। भाई अगर लंबे समय के लिए आपको इनकम मिली तो 1-1 लाख रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैंने 3 बार क्यों बोला, स्टार प्लस देख के नहीं आया हूं मैं।
हाँ, 3 बार इसलिए बोला कि आपकी जो इनकम आपको मिल रही है, डेफर्ड इनकम, वो अगले 5 साल में आप पीएनएल में क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपने इस साल जो क्रेडिट किया वो तो 1 लाख ठीक था, लेकिन जो भैया 5 साल बाद 1 लाख क्रेडिट कर रहे हो, परचेजिंग पावर जो है उसकी कम हो रही है। तो आखिरी 5 साल की जो इनकम है डियर, वो परचेजिंग पावर की वजह से उसका जो आप स्प्रेड कर रहे हो पीएनएल में बेनिफिट, वो ठीक से स्प्रेड नहीं हो रहा है, वो इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट या फिर अनफेयर हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन में। तो बातें सारी इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है। आखिरी, गवर्नमेंट ग्रांट रीपेमेंट कंसिडरेशन। कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली और आप उसकी कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, तो कभी कभार वो ग्रांट आपको सरकार को वापस देना पड़ता है। भाई आपको सिलेंडर की सब्सिडी मिल गई और आपने सिलेंडर में आग लगा के बम फोड़ दिया कहीं पे। हाँ, ये तो खैर मजाक की बात है, मैं कह रहा हूं कंडीशन पूरी नहीं हुई जिसका आपको उसको यूज करना था। तो जब जैसे इफ अ 2 करोड़ ग्रांट मस्ट बी रीपेड इन 2030, अगर 2 करोड़ रुपए 2030 में वापस देने पड़े और रीपेमेंट आपकी एसेट की वैल्यू से लिंक्ड है, तो भैया अमाउंट उसकी वजह से बढ़ सकता है। सरकार ये कह सकती है कि हमें 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, राइट, ये भी पॉसिबल है। सरकार अपना बेनिफिट नहीं खोएगी, लेकिन आपको पक्का पक्का बेनिफिट कम देके जाएगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। 3 चीजों पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, एक तो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स एएस से रिलेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, गवर्नमेंट असिस्टेंस से रिलेटेड और ओनरशिप से रिलेटेड गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये 3 चीजों में आपका एएस अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, ये था आपका एप्लीकेबिलिटी जहां पे नहीं है। अब आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे जो कि हर एएस के अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं। यहां पे भी आपको बता रखा है कि पहले तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आपकी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल, नेशनल और आपकी इंटरनेशनल। यहां पे डियर, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, या तो कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, या भी गवर्नमेंट की एजेंसीज जो होती हैं, या फिर सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल बॉडी में जैसे आपकी म्युनिसिपैलिटी आ जाती है, आप जानते हो ना म्युनिसिपैलिटी। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो डीडी होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो जीडी हो गया, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुंबई में एमडी होता है। ठीक है, तो आपके स्टेट के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसी को हम लोकल अथॉरिटी कहते हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब होता है असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और काइंड। कैश का मतलब या तो आपको पैसा मिलेगा या फिर आपको एसेट मिलेगी। ठीक, टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। ये जरूरी नहीं है कि आपने बेनिफिट आज पहुंचाया या फ्यूचर में पहुंचाएंगे। 5 साल पहले भी आपने कंप्लायंस कंप्लीट कर दी थी, तो हो सकता है सरकार आज आपको पैसे दे दे, या आपने आज कंप्लायंस कंप्लीट करी, 5 साल बाद सरकार आपको पैसे दे दे। सर क्या है पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कंप्लायंस के ऊपर बात होती है बस। सर ये कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? डियर, कंप्लायंस का मतलब होता है ड्यू डिलीजेंस। सर ये ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? अरे भैया, जो भी सरकार ने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी है, रिक्वायरमेंट, उसको आपको फुलफिल करना है, उसको आपको फुलफिल करना है। इसी को कंप्लायंस को कंप्लीट करना कहते हैं, विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक, तो ये था आपका आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके अंदर इट डज नॉट इट एक्सक्लूड्स दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot reasonably have a value placed upon them, and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the enterprise. Here, यहां पे वो गवर्नमेंट ग्रांट्स काउंट नहीं होती जो नॉर्मल ट्रेडिंग से डिफरेंस जिसका नहीं निकाला जा सकता। नॉर्मल ट्रेडिंग आप जानते हो, गुड्स का सेल परचेस, सर्विसेज का रेंडरिंग, सर्विसेज का रिसीव होना, या फिर ओनरशिप लेना, ओनरशिप देना। अगर वहां पे ओनरशिप सरकार ले रही है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, सरकार उसमें इन्वेस्ट कर रही है। ऊपर आप ये पॉइंट पढ़ चुके हो, उसी से रिलेट ये पॉइंट आपका आ गया है। यहां से शुरू होता है आपका प्रैक्टिकल चैप्टर। अब हम आएंगे यहां से आपके क्वेश्चंस पे आएंगे डियर, क्वेश्चंस पे। ठीक है,
आ जाओ। बट ये अकाउंटिंग बताने से पहले ना मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो एक काम करो, मेरे साथ लिखो यहाँ पे नोट्स, मेरे साथ निकाल लो आपका हेडिंग, यहां पे एक छोटा सा हेडिंग डाल लो। हेडिंग में लिखो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स। सबसे पहले लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल देखो। मान लो आपके पास आपकी एक लोकल अथॉरिटी है, जैसे कि गाजियाबाद गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जीडीए। जीडीए ने क्या किया, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड को पैसा दिया, एक्स लिमिटेड को गेव अ सब्सिडी, एक सब्सिडी दी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक पैसा दिया एक्स लिमिटेड को, मान लो आपका 10 लाख रुपीस। ठीक है, 10 लाख रुपए जो जीडीए है उसने क्या किया, एक्स लिमिटेड को पैसा दिया 10 लाख रुपए। ये पैसे का जो पर्पस था, इसका जो पर्पस था वो था डियर, मान लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, इसका जो पर्पस था वो था अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, राइट। अब यहां पे डियर जो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड, ये यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक तरीके का जो मेडिकल फैसिलिटी है, ये एक तरीके का रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम। भाई सिंपल लैंग्वेज में, ये जिस टाइप की सब्सिडी है, ये पैसा स्पेंड करने के लिए दिया गया है, कोई एसेट बनाने के लिए नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है। अब इस रेवेन्यू नेचर के आइटम को अगर एक्स लिमिटेड अगर स्पेंड कर दे, इफ स्पेंट विद इन 1 ईयर, अगर एक ही साल में इसको स्पेंड कर दे, तो भैया पूरी की पूरी सब्सिडी जो एक्स लिमिटेड को रिसीव हुई थी, पूरी सब्सिडी में क्या करूंगा, फुल सब्सिडी जो इसको मिली है मैं इसको पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अगर एक साल के अंदर आपने इसको स्पेंड कर दिया 10 लाख रुपए को। लेकिन इफ फुल अमाउंट is not spent within 1 year, not spent within 1 year, अगर एक साल के अंदर आपने इसको स्पेंड नहीं किया, तो डियर मैं क्या करूंगा, इसको ट्रीट करूंगा ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम, सर ये डेफर्ड इनकम क्या होती है? ये डेफर्ड इनकम का मतलब होता है मैं इसको स्प्रेड कर दूंगा, स्प्रेड एज इनकम ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मैं अगले कुछ साल में इसको एज एन इनकम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करता रहूंगा। ठीक है, पीएनएल में हम इसको टाइम टू टाइम क्रेडिट 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 करते रहेंगे कुछ साल के अंदर। जैसे 10 लाख को आपने 5 साल में स्पेंड किया, तो अगले 5 साल में ये पैसा स्पेंड होता रहेगा, वो आपके पीएनएल में जाता रहेगा। ठीक है, तो इसको आप जब भी कोई रेवेन्यू नेचर की ग्रांट आपको मिलती है तो इसका ट्रीटमेंट आपका इस तरीके से होता है। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहां पे ये भी लिख लो, ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस, ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। डन, इसको एक बार वीडियो पॉज करके
जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ जी, डन। क्या आपने इसको कर लिया है? ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे अगले एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ऑल राइट डियर, ठीक है। तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो आपके आपके एक गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड। मान लेते हैं आपका 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया एक्स लिमिटेड ने, इन एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड ने पैसा खर्चा है डियर, एक्स लिमिटेड ने, ये एक्स लिमिटेड ने पैसा स्पेंड किया है आपकी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, इन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स आप जानते हो एक डेप्रीशिएबल एसेट होती है, डेप्रीशिएबल एसेट। मान लो इसने फिक्स्ड एसेट खरीदी थी आपकी, मान लेते हैं 200 लाख रुपए की। फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है वो 200 लाख रुपए की है सर, लेकिन जो ग्रांट है वो तो सिर्फ 50 लाख का ही मिला। तो क्या तुम पूरा सरकार पे ही निर्भर हो जाओगे क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम सरकार से बोलोगे भाई नमस्ते पैसे नहीं, तुम ही दे दो सारा पैसा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ आपका बेनिफिट देख के आपको ग्रांट दे दिया 50 लाख का। बाकी 200 लाख की जो आपने फिक्स एसेट खरीदी, मान लेते हैं एक मशीनरी खरीदी, 200 लाख में से डियर जो 50 लाख का ग्रांट है वो आपको मिल गया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देखना कैसे होता है। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे डियर, इसका ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मैं यहां पे बनाऊंगा इसकी बैलेंस शीट, यहां पे एक साइड पे बना देता हूं इसकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जानते हो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है, बट यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे आपको समझना है डियर, एसेट की जो कॉस्ट थी, एसेट की जो कॉस्ट है वो भले ही 200 लैक्स है, यहां पे डियर आपकी एसेट की जो नेट कॉस्ट आपको पड़ेगी, नेट कॉस्ट निकालने के लिए जो आपकी ग्रॉस कॉस्ट थी, यानी कि 200 लाख, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सब्सिडी रिसीव्ड या फिर ग्रांट रिसीव्ड। सब्सिडी आपको रिसीव हुई आपकी 50 लाख रुपीस की, तो आपकी एसेट की जो नेट कॉस्ट बचेगी डियर वो आपकी 150 लाख रुपए बचेगी। ठीक है, 150 लाख रुपए बचेगी। हाँ सर। अब यहां पे जो कॉस्ट आ रही है, इस एसेट की कॉस्ट में से आपने क्या किया, जो ग्रांट है डियर वो आपने 50 लाख माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो नेट कॉस्ट बची वो कितनी बची, 150 लाख। अब मान लेते हैं इस पे 20% का डेप्रीसिएशन हर साल लग रहा है, 20% डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड से। तो 150 लाख का 20% होता है 30 लाख रुपीस। ये 30 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे,
बुक वैल्यू आपके पास बचेगी 120 लाख रुपीस। ठीक है, हाँ सर। तो मैं ये वाला जो पॉइंट है यहां से हटा देता हूं डियर। ठीक है, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर, इसको मैं हटा देता हूं, जरूरत नहीं है। यहां पे आप क्या करेंगे, जो सब्सिडी और ग्रांट का अमाउंट है वो आपकी ग्रॉस कॉस्ट जो आपकी लगी एसेट के अंदर, उसको वहां से रिड्यूस कर देंगे। और जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कंपनी का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप जानते हो डेप्रीसिएशन आता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन आता है। तो यहां पे जब आप डेप्रीसिएशन दिखाओगे तो 30 लाख रुपीस का डेप्रीसिएशन दिखाओगे। अब ध्यान से समझना, नोट, अगर आपको अगर आपको सब्सिडी रिसीव नहीं होती, अगर आपको सब्सिडी रिसीव नहीं होती, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस पे डेप्रीसिएशन दिखाते 200 लाख रुपए का 20%, जो कि 40 लाख रुपए होता। ठीक, यहां पे डेप्रीसिएशन कितना दिखाया, 30 लाख। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको 10 लाख का बेनिफिट मिल गया है सब्सिडी की फॉर्म में। सर वो कैसे मिला बेटा, वो ऐसे मिला, इधर देखो। अगर वो 50 लाख रुपए का जो बेनिफिट है, मैं 20% के हिसाब से डेप्रीसिएशन एसएलएम के हिसाब से उसको डिवाइड कर दूं, 50 लाख का बेनिफिट, तो 10 लाख रुपए आपको क्रेडिट साइड में रिसीव हो रहे हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो जो नेट कॉस्ट आपकी डेप्रीसिएशन की बचेगी वो 30 लाख रुपीस ही बचेगी। ये वाला पॉइंट सिर्फ समझने के लिए है। सब्सिडी भी अगर रिसीव हो हर साल 20% के हिसाब से तो 10 लाख का बेनिफिट, तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कितने का बचेगा आपका, 30 लाख रुपीस का। असली ट्रीटमेंट यही होता है। ठीक है, डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में, डेप्रिसिएबल एसेट के केस में, राइट। तो एक बार यहां पे वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम चलते हैं अपने आखिरी एग्जाम्पल पे, लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल जल्दी से नोट कीजिए। डन। क्या आपने इसको नोट कर लिया है? हाँ जी, डन है। तो यहां पे हम चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। अब आपका चैप्टर जो है यहां पे वाइंड अप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो यहां पे क्या होता है, मान लो फिर से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस बार आपकी एक मदद की। गवर्नमेंट ने मान लो पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने आपका पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड रुपीस 200 lakhs। ठीक है, और ये जो पैसा स्पेंड गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया एज सब्सिडी टू establish a plant in the backward area, in the backward area, to establish a plant in the backward area। ठीक है, यहां पे आपने जो है 200 लाख की सब्सिडी आपने रिसीव करी है, और पैसा इन्वेस्ट किया था अगेन एक्स लिमिटेड ने। एक्स लिमिटेड की जो प्लांट की कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट
वो जो आ रही है वो आपकी 1000 लैक्स है, 1000 लैक्स, ठीक है, 1000 लैक्स। ये भले ही एक फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन डियर प्लांट डेप्रिशिएबल भी होता है और कभी कभार डेप्रिशिएबल नहीं भी होता। भाई ऐसा नहीं है कि प्लांट डेप्रिशिएबल नहीं होता, 99% केस में प्लांट डेप्रिशिएबल होता है। लेकिन डियर प्लांट आपने बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश करने के लिए सब्सिडी रिसीव करी है, डायरेक्ट कोई फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए सब्सिडी रिसीव नहीं करी। तो यहां पे बात को समझना कैसे, इसका ट्रीटमेंट होगा। यहां पे हम लिखेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यहां पे क्या होगा डियर, यहां पे जो इसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, जो आपकी एसेट साइड होती है, एसेट साइड, एसेट साइड में हम दिखाएंगे आपका प्लांट, प्लांट सर कितना, 800 लैक्स नहीं, पूरा 1000 लैक्स। ओ सर आपने तो पहले कुछ और ट्रीटमेंट किया था, आपने तो पहले सब्सिडी माइनस कर दी थी, हो आप ऐसे क्यों नहीं किया हो। बताता हूं, बता रहा हूं ना, इधर देखो। यहां पे डियर सरकार लिख रही है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज सब्सिडी, ठीक। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो आपका कैपिटल बेनिफिट है, एक तरीके से बिजनेस एस्टैब्लिश करते टाइम, बिजनेस एस्टैब्लिश करते टाइम आपका एक कैपिटल प्रॉफिट अराइज हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल बेनिफिट आपको मिल रहा है। और डियर बचपन में पढ़ाया जाता था 12th क्लास के अंदर, जब हम छोटे थे इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ते थे, एटलीस्ट मैं तो पढ़ाता था, मैं तो अभी भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं बताता हूं बच्चों को कि जब भी कैपिटल प्रॉफिट पैदा होता है, उस कैपिटल प्रॉफिट से एक रिजर्व पैदा होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम, स्टार्ट करते टाइम या फिर बनाते टाइम, जब भी आपको बेनिफिट मिले आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, जैसे कि प्लांट, तो यहां पे जो उससे जो प्रॉफिट पैदा होगा, जो फायदा बेनिफिट मिलेगा, वो कैपिटल रिजर्व पैदा करेगा। तो इसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी साइड है डियर, यहां पे हम एक रिजर्व पैदा कर देंगे, कैपिटल रिजर्व 200 लाख रुपए का, ठीक है, कैपिटल रिजर्व 200 लाख रुपए का। और यहां पे यही इसका ट्रीटमेंट होगा, यानी कि 200 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा, राइट। हाँ सर, सर इसका पीएनएल में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पीएनएल में डियर सेम ट्रीटमेंट है, आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है इससे रिलेटेड 1000 लाख पे, और अगर आप इसमें से कुछ भी राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, इसको राइट बैक कहते हैं डियर, इनकम को राइट बैक किया जाता है। अगर आप इनकम को राइट बैक करते हैं तो आप ग्रेजुअली इसको राइट बैक कर सकते हैं। वो ग्रेजुअली कैसा होता है, सिस्टमैटिक बेसिस पे। अब ये सिस्टमैटिक बेसिस क्या होता है, वो क्वेश्चन मेंशन करता है, वो हम नहीं जानते, वो क्वेश्चन मेंशन कर देता है, राइट। तो यहां पे डियर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बेसिकली इसका ट्रीटमेंट होगा कि आपको यहां पे अलग से, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है 200 लाख, आपको अलग से 200 लाख कैपिटल रिजर्व की फॉर्म में लायबिलिटीज में दिखा देना है, ठीक है। हाँ सर, और ये कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आता है, कंपनीज के केस में, शेयर होल्डर्स फंड्स के केस में ये हेडिंग होता है डियर। जब आप कंपनी के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप बैलेंस शीट देखेंगे, तो उसमें लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स होता है, उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस एक हेडिंग होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये वैसे रटने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर कैपिटल रिजर्व इसका दिखा दिया जाता है। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं आपके नोट्स के ऊपर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डेप्थ में सीखते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट करेंगे जल्दी से। इसको करेंगे वीडियो पॉज करके नोट।
हाँ जी, डन 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 डन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस आपके नोट्स के ऊपर और सीखते हैं इसको डेप्थ में। फिर हम करते हैं आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चंस के साथ। आ जाओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, वैसे मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, बस पढ़ना बाकी है। फॉर्मेलिटी है डियर, फॉर्मेलिटी करनी है अपने को। फॉर्मेलिटी। टू ब्रॉड अप्रोचेस accounting treatment of government grants. Two broad approaches may be followed for the accounting treatment of government grants. पहला, capital approach, under which a grant is treated as a part of shareholders funds. मैंने बताया ना, जो कैपिटल अप्रोच होती है उसमें आप शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट उसको मान लेते हैं, या फिर आप एसेट में डिडक्शन भी उसका कर सकते हैं, एसेट में उसका डिडक्शन भी कर सकते हैं, दोनों ट्रीटमेंट। इनकम अप्रोच के तहत आप क्या करेंगे, अगर आप उसको रेवेन्यू आइटम मानेंगे तो उसको आप डायरेक्टली कैन बी टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इनकम मान के क्रेडिट कर देंगे, या तो एक ही साल के अंदर या फिर डिफरेंट ईयर्स के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आते हैं आपके कैपिटल अप्रोच पे। आप कैपिटल अप्रोच में आपको यह चेक करना है कि ग्रांट कौन से टाइप की है। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। पहला, मैनी गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे वहां पे 1,000 लाख रुपए का प्लांट उसने लगाया था और गवर्नमेंट ने उसमें 200 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दे दिया था, तो इसी को बोलते हैं आपका प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो यही एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल था, लिख लो ना यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3। हाँ, दैट इज दे आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल कैपिटल आउटले। आउटले का मतलब आउटफ्लो होता है। टोटल कैपिटल जो 1,000 लाख रुपए का आउटफ्लो हो रहा है उसका, उसमें से 200 लाख सरकार ने लगा दिए। राइट, यस सर। और यहां पे डियर, नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ सच ग्रांट्स। सरकार आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। नो पेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड। ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड का मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बैंक आपके एक्स लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इक्विटी की फॉर्म में हो। भैया लोन की फॉर्म में होगा तो डेफिनेटली पैसा एक्सपेक्ट करेगा इंटरेस्ट के साथ, अगर इक्विटी की फॉर्म में होगा तो डिविडेंड तो एक्सपेक्ट करेगा ही। लेकिन सरकार आपसे कोई रीपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, कोई रीपेमेंट ऑर्डिनरीली एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। राइट, हाँ सर। These should therefore be credited directly to the shareholders funds. तो इसलिए इनको, ये जो 200 लाख रुपए है, इसको हम शेयर होल्डर्स फंड्स में कैपिटल रिजर्व के नाम से आपका, ठीक है, कैपिटल रिजर्व के नाम से आपका दिखा सकते हैं। इट इज इनअप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल नेचर का आइटम है, तो पीएनएल में इसको डायरेक्टली डालना डियर इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसको खत्म किया जाएगा बाद में, लेकिन ऐसे नहीं, डायरेक्टली पीएनएल में डालना इसको इनअप्रोप्रिएट कहा जाता है। ठीक, हाँ सर। आ जाओ। Since they are not earned but represent an incentive provided by the government without related cost। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं आपकी इनकम अप्रोच पे। कैपिटल अप्रोच आपने सीख ली, इनकम अप्रोच। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रेयरली ग्रेचुइटस। हियर इस वर्ड का मतलब होता है अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड का मतलब जो समझाई नहीं जा सकती। अरे ऐसे ही पैसा आ रहा है सरकार से, उसको आप समझा कैसे सकते हो? द एंटरप्राइज, लेकिन डियर वो रेयरली अनजस्टिफाइड होती है, मतलब मोस्टली केसेस में वो जस्टिफाइड होती हैं, समझाई जा सकती हैं, क्योंकि उसका रीजन होता है, पर्पस होता है। बट रेयर केस में उसका रीजन पर्पस नहीं होता। द एंटरप्राइज अर्न्स
द एंटरप्राइज अर्न्स देम थ्रू कंप्लायंस विद देयर कंडीशंस। एंटरप्राइज ग्रांट को कैसे कमाती है? कंप्लायंस करके, कंडीशन को फुलफिल करके। दे शुड देयरफॉर बी टेकन टू इनकम एंड मैच्ड विद द एसोसिएटेड कॉस्ट। इसलिए उनको इनकम के तौर पे दिखाना होता है और उसकी कॉस्ट से रिलेट करके उसको मैच करना होता है, यानी कि एक्सपेंस से। एज इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस आर चार्ज अगेंस्ट इनकम, जैसे बाकी टैक्स और बाकी सरकारी जो टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस, आप उसका ट्रीटमेंट अकाउंट्स में करते हो, तो जो सरकार से ग्रांट मिल रही है, फायदा मदद मिल रही है, उसका भी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनता है ना। सरकार पैसा वसूलती है ना आपसे, इधर देखो, सरकार पैसा वसूलती है ना आपसे, दे भी तो रही है, तो जो दे रही है उसका भी ट्रीटमेंट बनता है, जैसे कि टैक्स का ट्रीटमेंट बनता है। इट इज लॉजिकल टू डील ऑल्सो विद द गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो पूरा पूरा लॉजिकल है गवर्नमेंट ग्रांट से डील करना, विच आर एन एक्सटेंशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सरकार की जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उसका पीएनएल में, स्टेटमेंट में उसका जो एक्सटेंशन है वो किया जाता है। इन केस ग्रांट्स आर क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स फंड्स, अगर आपने उसको शेयर होल्डर्स फंड्स में डाल दिया, जैसे कि कैपिटल रिजर्व में डाला था, तो नो कोरिलेशन इज डन विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रांट एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर टू विच ग्रांट्स रिलेट्स। तो भैया यहां पे कोई एक्सपेंस तो उससे रिलेट कर नहीं रहा है, तो आपका यहां पे जो कोरिलेशन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेट करता हुआ, वो कोरिलेशन यहां पे खत्म हो जाता है, मतलब रिलेशन खत्म हो जाता है। इट इज फंडामेंटल टू द इनकम अप्रोच दैट द गवर्नमेंट ग्रांट्स बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल स्टेटमेंट। यानी कि ये एक फंडामेंटल है, बेसिक है कि जो इनकम अप्रोच है उसमें आपको डायरेक्टली सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस में अपने गवर्नमेंट ग्रांट्स को डालना होता है, क्रेडिट करना होता है ओवर द पीरियड्स नेसेसरी टू मैच देम विद द रिलेटेड कॉस्ट। जैसे जैसे आपका रिलेटेड कॉस्ट बढ़ती जाएंगी उसको आपको पीएनएल में डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। इनकम रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑन रिसीट बेसिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अक्रूवल अकाउंटिंग assumption। भैया अगर गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा आपको रिसीव हो गया है तो आपको रिसीट बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करना होता, उसका ट्रीटमेंट अक्रूवल बेसिस पे ही करना होता है। तो ये कह रहा है इनकम रिकॉग्निशन के केस में जो गवर्नमेंट ग्रांट है रिसीट बेसिस पे, वो इन अकॉर्डेंस विद द अक्रूवल अकाउंटिंग assumption नहीं है, आपको अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। In most cases, periods over which an enterprise recognizes the cost and expense related to government grants are readily ascertainable। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पीरियड होता है, जैसे 2 4 5 साल का पीरियड है, ये आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। एंड दस ग्रांट्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आर टेकन टू इनकम इन द सेम पीरियड एज द रेलेवेंट एक्सपेंस। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आपका होता है उसी पीरियड के अंदर उसको इनकम के फॉर्म में मान लिया जाता है। ये बात कम से कम 500 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, ठीक। फालतू की बात लिखिए, काट दो इसे। हाँ, अब आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। तो ये होता है डियर आपका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, यहां से रिलेट आपके क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, देखो सबसे पहले government grants available to the enterprise are considered for inclusion in accounts where there is reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them। भैया ये मान लिया जाता है, एक assumption ले ली जाती है, assumption कि हमारी एक्स लिमिटेड जो भी कंडीशंस है, जो भी कंप्लायंसेस है उसको पूरा कर देगी, मान लिया हमने। Where such benefits have been earned by the enterprise, it is reasonable certain that the ultimate collection will be made। जहां पे एक्स लिमिटेड ने इसका बेनिफिट उठाया, ये मान लिया जाएगा कि जो सरकारी सब्सिडी है वो एक्स लिमिटेड को रिसीव हो जाएगी, अल्टीमेट कलेक्शन सरकार से हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। mere receipt of grant is not necessarily a conclusive evidence that the conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled। Here, अगर सरकार से आपको ग्रांट मिल गई तो क्या गारंटी है कि एक्स लिमिटेड कंडीशन पूरी कर देगी? कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पे सिर्फ ग्रांट का रिसीव हो जाना कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। ऑल राइट, अब आते हैं नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। सर नॉन मॉनिटरी, ये तो हमारा AS 11 में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट में मॉनिटरी आइटम्स, नॉन मॉनिटरी आइटम वही है। नॉन मॉनिटरी आइटम आपकी फिक्स्ड एसेट होती हैं जिनमें रिसीवेबल और पेबल्स नहीं होता। तो यहां पे डियर गवर्नमेंट ग्रांट्स में टेक द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट सच एज
लैंड और अदर रिसोर्सेज गिवन एट कंसेशनल रेट्स। जैसे जैसे 200 लाख का आपकी बिल्डिंग है या फिक्स्ड एसेट है, तो 50 लाख का कंसेशन या पूरा कंसेशन आपको मिल जाएगा। इन दीज सर्कमस्टेंसेस इट इज यूजुअल टू अकाउंट फॉर सच एसेट्स एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट। मान लो 200 लाख की एसेट थी और नॉन मॉनिटरी या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है उस पर आपकी रिकॉर्ड होगी कंसेशनल रेट पे। जैसे 50 लाख का ग्रांट मिल गया तो आप 150 लाख पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हाँ सर। अब आता है डियर आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में आपको क्या दिया है? ग्रांट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स आर ग्रांट्स whose primary condition is that the enterprise qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire such assets। ऐसी कोई 3 कंडीशन हमने पता नहीं कौन से एएस में पढ़ी थी, शायद एएस 16 में। अरे बाप रे सर, ये तो सारे आपस में घूमे जा रहे हैं। यस, इसलिए मैंने अकॉर्डिंगली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराए हैं। यहां पे डियर जो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, उसमें 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। या तो आप एसेट को परचेज कर रहे हो, या आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर उसको एक्वायर कर रहे हो, बात एक ही है। ठीक। अदर कंडीशंस में ऑल्सो बी अटैच्ड, इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट्स। ठीक है, और द पीरियड्स ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड और हेल्ड। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्लांट है, एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट क्रिएट किया, गवर्नमेंट कह रही है कि 5 साल से पहले आप इस प्लांट को बेच नहीं सकते, कैन नॉट बी सोल्ड। और 5 साल से पहले एक्स ने प्लांट को बेच दिया, तो सरकार जो सब्सिडी है डियर वो आपसे वापस ले सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस भी सरकार आपके ऊपर लगा सकती है। राइट। अब आते हैं आपके 2 मेथड्स पे। ये 2 मेथड्स मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, बस हमें पढ़ना बाकी है। सबसे पहला, द ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे कि 200 लाख में से 50 लाख आपने माइनस किए थे, concerned arriving at its book value। The grant is thus recognized in the P&L over the useful life of a depreciable asset by way of reduced depreciation charge। हमने 40 लाख का डेप्रिसिएशन ना दिखा के 30 लाख का डेप्रिसिएशन दिखाया था, यानी कि रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन हमने शो किया था। एग्जाम्पल में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ सर। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड में आपने पढ़ा था grants related to depreciable assets are treated as deferred income, deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of such asset। Such allocation to income is usually made over the periods in the proportions in which depreciation on related asset is charged। तो यहां पे क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी आपको सब्सिडी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिस्टमैटिक बेसिस पे क्रेडिट 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 कर देते हैं जैसे जैसे एसेट आगे बढ़ती है। 2 मेथड्स आपके पास हो सकते हैं। आगे डियर आखिरी पॉइंट, ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स में डियर आपका यूजुअली रॉ मटेरियल आता है या फिर आपका फैसिलिटी आती है। फैसिलिटी आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अंडर दिस मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है वो तो आपकी इनकम मान लेते हैं। ठीक है, अगर प्लांट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो भैया कैपिटल रिजर्व में नहीं डाला जाएगा, उसको हम पीएनएल में डालेंगे सिस्टमैटिक बेसिस पे। या फिर प्लांट की कॉस्ट में से या आपका सब्सिडी माइनस करके दिखा देंगे। ये दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के केस में किए जा सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है मेंशन होना चाहिए कि वो एसेट डेप्रिसिएबल है या फिर नॉट डेप्रिसिएबल। अगर डेप्रिसिएबल है तो 2 ट्रीटमेंट है। 2 ट्रीटमेंट कौन से, या तो आप माइनस कर दो सब्सिडी को एसेट की कॉस्ट में से, या फिर आप उसको पीएनएल में सिस्टमैटिक बेसिस पे दिखा दो। अगर वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे एंड यूजुअली नो चार्ज टू इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। However, if a grant related to non-depreciable assets requires the fulfillment of certain obligations, the grant is credited to income over the same period over which the cost of meeting such obligations is charged to income।
अगर सरकार आपको प्लांट से रिलेटेड कोई कंडीशंस दे दे तो फिर आप उसको वापस पीएनएल में डाल सकते हैं। यहां पे मेरे साथ एक बार एक स्टेटमेंट बनाओ डियर, स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बनाओ। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स में जो डेप्रीशिएबल एसेट्स हैं, डेप्रीशिएबल एसेट्स, जो आपकी डेप्रीशिएबल एसेट्स हैं, डेप्रीशिएबल एसेट्स का जो ट्रीटमेंट होगा डियर, इसमें लिखो पहला ट्रीटमेंट बाय रिडक्शन इन द ग्रॉस वैल्यू, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन, रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन। दूसरा ट्रीटमेंट credited to P&L on a systematic basis, on a systematic basis। दूसरे टाइप की एसेट्स होती है नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स। अब यहां पे अगर कोई कंडीशन ना हो, इधर लिखते हैं, अगर आपके पास कोई कंडीशन ना हो, नो कंडीशंस, थोड़ा अच्छे से लिख दो, नो कंडीशंस, नो कंडीशंस अटैच्ड, तो यहां पे इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर इफ कंडीशंस अटैच्ड, कंडीशंस अटैच्ड, तो इसका ट्रीटमेंट भी यही हो जाता है, सेम ट्रीटमेंट, यानी कि क्रेडिटेड टू P&L, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। ये एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, फिर हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे, जल्दी से लिखेंगे इसको। हाँ जी, डन। क्या आपने इसको लिख लिया है? ऑल राइट डियर। हाँ जी, डन है। अब हम चलते हैं आपके वापस से, वापस आ जाओ ट्रीटमेंट पे, वापस आ जाओ मेरे साथ आपके ट्रीटमेंट पे, वापस आ जाओ ट्रीटमेंट पे। देखो ये नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं डियर, ये रिपीट हो रहे हैं। रेवेन्यू रिलेटेड जो ग्रांट्स होते हैं उसको आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, अदर इनकम में डाल के। और जो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंस में से भी उसको आप रिलेटेड एक्सपेंस से माइनस कर सकते हो। जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में आपके ग्रांट होते हैं, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, उसको आप क्या करते हो डियर, आप कैपिटलिज्म में डाल देते हो, ठीक है। यानी कि ना तो वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और ना ही उसको डेफर्ड इनकम आप मान सकते हो, ठीक है, अनलेस उसमें कंडीशन स्पेसिफाइड हो तो। ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे डियर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकाल लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपका आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, एक तो रिफंड ऑफ ग्रांट्स और उसके बाद है आपका डिस्क्लोजर, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं डियर। पहला क्वेश्चन, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी। देखते हैं आपको क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, डी लिमिटेड रिसीव्ड
80 lakh rupees from central government as subsidy for setting up a factory in a backward area. 80 लाख रुपए फैक्ट्री का सेटअप करने के लिए आपका दिया गया. हाउ वुड यू ट्रीट द ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी? जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो प्लांट सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, या कंपनी सेटअप करने के लिए, या फिर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, तो ये बात ध्यान रखना डियर, वो आपके प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाली कैटेगरी में आएगा. प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सरकार एक तरीके से पैसा लगा रही है आपके इन्वेस्टमेंट में, पैसा आपको मदद के तौर पे दे रही है, लेकिन आपके मदद कर रही है फैक्ट्री को, बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, तो वो प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन होता है. और प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन डियर यूजुअली आप जानते हो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है. तो बस यही आपका ट्रीटमेंट है. एक बार देखो यहां पे आंसर में क्या आएगा. आपको क्या करना है, एज पर AS 12 सबसे पहले प्रोविजन लिखना है. प्रोविजन में आप जानते हो आंसर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, रेफरेंस, प्रोविजन और आपका कंक्लूजन. तो यहां पे खाली प्रोविजन आपको लिखना है. When government grants are in the nature of promoters contribution, they are given with reference to the total investment in the undertaking or by way of contribution towards the total capital outflow, and no repayment is ordinarily expected in case of such grants. तो ये लाइन तो आप बिल्कुल दिल में बसा लो कि आपने एज एन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्ट किया है और कोई भी पेमेंट आपकी ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड नहीं है. These are credited directly to the shareholders funds. तो डी लिमिटेड को क्या करना चाहिए, क्रेडिट द अमाउंट ऑफ 80 लाख रुपीज टू द कैपिटल रिजर्व. इसको बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में इसको दिखा देना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, हाँ सर. अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे. सर सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं करा है डियर? सेकंड क्वेश्चन रिफंड से रिलेटेड है. रिफंड से रिलेटेड, पहले रिफंड वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ठीक है, एक बार थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन पे, Z Limited has set up its business in a designated backward area which entitles it to receive as per the public scheme announced by the government of India. Z Limited ने बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस सेटअप किया है और इसको एंटाइटलमेंट मिला हुआ है कि सरकार से पैसा इसको रिसीव हो. A subsidy of 25% of cost of investment, जो भी इसका पैसा लगेगा उसका 25% डियर, 25% क्या होगा, इसको रिसीव हो जाएगा. ठीक है. Having fulfilled the conditions laid down under the scheme, conditions laid down under the scheme. मुझे आप बताओ, मैंने आपको बताया था अगर आपकी कंडीशंस अटैच हो जाएंगी, आपकी कंडीशंस अटैच हो जाएंगी, तो कंडीशंस अटैच के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. अरे बताओ ना यार, अभी तो लिखवाया था आपको. अगर कंडीशंस अटैच हो जाएंगी तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? भैया आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि उसको हम P&L में सिस्टमैटिक बेसिस पे एलोकेट कर दें आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में. पॉइंट समझ में आया कि अगर कंडीशंस अटैच होंगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा? हाँ सर, अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले ही आंसर निकाल लिया आपने. लो वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपके 3 के ऊपर. तो यहां पे कह रहा है द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 100 lakhs, कंपनी ने 100 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 25 लाख रुपए क्या होगा, इसको रिसीव हो जाएगा, 25% है. इन कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. कैपिटल एसेट्स आप जानते हो डेप्रिशिएबल होती हैं यूजुअली. ऑन 31st March 2023 received a subsidy of 25 lakhs in January 23 from the government of India. The accountant of the company would like to record the receipt as an item of revenue. अकाउंटेंट कह रहा है कि मैं इसको रेवेन्यू आइटम मान के ट्रीट करना चाहता हूं, रेवेन्यू आइटम मान के, एंड टू रिड्यूस द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक, और मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस लॉस आ रहे हैं उसको मैं कम करना चाहता हूं. फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 23, इज हिज एक्शन जस्टिफाइड? क्या अकाउंटेंट का जो एक्शन है वो सही है? तो डियर यहां पे सबसे पहले पढ़ते हैं आपका प्रोविजन. प्रोविजन के केस में आपको क्या दिया है? एज पर AS 12 द ग्रांट्स रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट टू बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम. इसको आप रेवेन्यू इनकम नहीं मानते, डेफर्ड इनकम मानते हो, विच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड.
which should be recognized in the profit and loss account on a systematic and rational basis over a period of useful life of an asset. Such grant should be allocated to income over the periods in proportion to which depreciation on those assets is charged. जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसी बेसिस पे उसकी इनकम को भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में. ठीक, हाँ सर. तो यहां पे 25 लाख की सब्सिडी जो रिसीव हुई है उसको हम क्या करेंगे एस 12 के अकॉर्डिंग इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. अकाउंटेंट यहां पे गलत है. अकाउंटेंट यहां पे गलत है. इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ सब्सिडाइज्ड एसेट्स. जो एसेट्स आपकी 100 लाख की हैं उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी सब्सिडी को P&L में क्रेडिट कर दिया जाएगा. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब आखिरी में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका होमवर्क है. जो कि आपका होमवर्क है. ठीक है, होमवर्क क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा. पहले आप आ जाओ इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे. आखिरी टॉपिक पे आखिरी टॉपिक जो है आपका प्रैक्टिकल रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. कभी कभार क्या होता है जो कंडीशंस होती है ना, अगर कंडीशन बीच में टूट जाए और जैसे कोई प्लांट है या कोई फिक्स्ड एसेट है, आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, मान लो 500 लाख की एसेट पे 100 लाख की सब्सिडी थी, आपने 400 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया था और 2-3 साल बाद मान लो कंडीशन टूट गई तो जो सब्सिडी आपने पहले माइनस करी थी वो 3-4 साल बाद वापस उसकी कॉस्ट में जोड़ दी जाती है और फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है. बस यही इसका ट्रीटमेंट है. अब देखो पढ़ते हैं आपको क्या दिया है, फिर हम करेंगे आपका आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का. आखिरी क्वेश्चन. गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स बिकम रिफंडेबल. गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभार क्या होती है आपकी रिफंडेबल हो जाती हैं बिकॉज सर्टेन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड. तो गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंडेबल हो जाती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मान लिया जाता है एज पर AS5. AS5 आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे डिपेंड है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का जो AS है वो है आपका AS5. द अमाउंट रिफंडेबल जो होता है वो आपका ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू इज अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिमेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट. बात को समझना. अगर जैसे आपने क्या कर रखा है, ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें आपने अनअमोर्टाइज्ड इनकम है, जैसे 50 लाख की सब्सिडी थी, ठीक है, उसमें से 10 लाख आपने P&L में डाल दी तो 40 लाख बचे. अब अगर इनकम से रिलेटेड कोई आपका ग्रांट होगी जो वापस हो रही है तो पहले क्या होगा डियर, इस इनकम को वापस इस अनअमोर्टाइज्ड इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है, मान लो आपकी सब्सिडी जो वापस हो रही है वो 30 लाख की है तो यहां से 30 लाख माइनस कर देंगे. बट अगर वो ज्यादा है, मान लो 50 लाख की सब्सिडी रिवर्स हो रही है तो डियर जो 10 लाख है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंस के तौर पे डाल देंगे, जो सब्सिडी आपने एक्स्ट्रा वापस करी. ठीक है, जो बात मैंने बोली इसको एक बार वीडियो रिपीट करके सुन लेना. ठीक, आ जाओ आगे. टू द एक्सटेंट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड्स एनी सच डेफर्ड क्रेडिट वेयर नो डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट, अमाउंट को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया जाएगा. ठीक है, द अमाउंट रिफंडेबल ग्रांट रिलेट टू स्पेसिफिक फिक्स्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेट आपका दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेट करता है, वो कह रहा है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसकी बुक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे या फिर कैपिटल रिजर्व को डिक्रीज कर देंगे, जैसे भी आपने ट्रीटमेंट किया होगा, या फिर डेफर्ड इनकम को माइनस कर देंगे. क्योंकि आप जानते हो 3 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आपने कैपिटल रिजर्व बनाया होगा या फिक्स्ड एसेट्स को माइनस किया होगा या डेफर्ड इनकम को पैदा किया होगा. तो जैसे भी आपका अप्रोप्रिएट हो वैसे उसको रिफंड कर देंगे. पहला ऑल्टरनेटिव डियर, जहां पे डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे निकाला जाता है. रिवाइज्ड बुक वैल्यू का मतलब जो सब्सिडी आपने पहले माइनस करी थी वापस फिक्स्ड एसेट में जोड़ दी. अब उसमें कैसे डेप्रिसिएशन निकलता है, निकाल लो आपका क्वेश्चन नंबर 2. इसको एक बार आप सेल्फ स्टडी में रीड कर लेना. ठीक है, और डिस्क्लोजर भी आप क्या करेंगे, इसको रीड कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप निकाल लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा. तो क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2,
Big Box Limited. Big Box Limited, a startup purchased on 1st April 2020 a machine worth rupees 44,85,000 in relation to which it received 7,35,000 as grant from Government of India. आपने एक मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को 44,85,000 की, जिसपे आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला था 7,35,000 का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रीट दिस ग्रांट एज अ कैपिटल रिसीट. आपने इसको क्या माना? कैपिटल रिसीट माना. तो आप जानते हो जो मशीन होती है वो एक डेप्रिशिएबल एसेट होती है, तो डायरेक्टली इसमें से आपने माइनस कर दिया होगा ग्रांट को. इट इज एस्टिमेटेड दैट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years विल बी 15,36,000. 4 साल के बाद इसकी रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब रेजिडुअल वैल्यू होता है, या फिर रेजिडुअल वैल्यू आप जानते हो माइनस करने के लिए यूज होती है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 2 साल बाद द ग्रांट बिकेम रिफंडेबल. हो, ग्रांट वापस करना पड़ गया सरकार को. एंड द स्टार्टअप कंपनी फेल्ड टू कंप्लाई विद द नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट. आपको जो ग्रांट 2 साल पहले मिला था वो वापस आपको करना पड़ गया, ठीक है, वापस करना पड़ गया. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर ईयर 22-23 एंड 23-24. यानी कि 2 साल के बाद जो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन निकलेगा ग्रांट रिफंड होने के बाद, वो आपको कैलकुलेट करना है. गिवन दैट द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो कैसे निकलेगा एक बार मेरे साथ निकाल लो आपका वर्किंग नोट. आ जाओ, लिखेंगे मेरे साथ. कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन. रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन. सबसे पहले आपने इस मशीन को खरीदा था 1 अप्रैल 20 को, तो डियर यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1st अप्रैल 2020 इज इक्वल टू, कितने की मशीन थी बताना जरा. सर ये मशीन थी आपकी 44,85,000 की, लिखा हुआ यहां पे, ये रहा 44,85,000 की, ठीक है. अब यहां पे डियर इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो आपका कितना परसेंट है? परसेंटेज तो दी नहीं है. अच्छा, SLM मेथड से है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डियर यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा SLM मेथड का. SLM मेथड का फॉर्मूला जानते हो आप? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं पढ़ा तो सुन लो. कॉस्ट आपको दे रखी है 4485 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करेंगे 4 साल की यूजफुल लाइफ से. लेकिन पहले यहां पे इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा आपकी सब्सिडी से. तो यहां पे डियर इसकी जो नेट कॉस्ट बचेगी, यहां पे लिखो मेरे साथ, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो आपका गवर्नमेंट ग्रांट, माइनस ग्रांट रिसीव्ड. ग्रांट रिसीव्ड 7,35,000, ठीक है, माइनस कर दो, निकालो कितना आ रहा है. 44,85,000 माइनस 7,35,000, तो ये आ रहा है 37,50,000 नेट कॉस्ट. नेट कॉस्ट डियर आपको रेजिडुअल वैल्यू जो दी है, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू आपको एसेट की दी है यहां पे 15,36,000 ये दी है ना, एक बार देखना, वैल्यू तो याद थी मेरे को. 15,36,000 ये वैल्यू दी है क्या? हाँ इतनी ही है, 15,36,000. तो यहां पे आप निकाल लो मेरे साथ डेप्रीसिएशन पर एनम. डेप्रीसिएशन पर एनम इज इक्वल टू 37,50,000 माइनस 15,36,000, इसको डिवाइड कर देंगे 4 साल से.
माइनस आपका 3750 में से -1536 डिवाइडेड बाय 4 निकल के आ रहा है आपका 5,53,500। ठीक है, 5,53,500। अब डियर, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन है। आपने 1 अप्रैल 20 को मशीन खरीदी है और आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 22-23 और 23-24 का। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद का। तो पहले 2 साल तक डेप्रिसिएशन आपको इस पे लगाना पड़ेगा 31 मार्च 22 तक का। तो यहां पे डेप्रिसिएशन फॉर 2020-21 एंड 21-22 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 5,53,000 को डायरेक्टली यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हो SLM मेथड है। तो ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इंटू 2 करके 11,00,000 आपका 7,000, 11,07,000। यहां से निकाल लो आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2022, इसकी जो कॉस्ट थी डियर वो थी 37,50,000। उसमें लगा दिया आपने 11,07,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। तो आपके पास बुक वैल्यू बच रही है 37,50,000 में से माइनस करके 26,43,000। ठीक है, 26,43,000। अब यहां पे क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट आपको सरकार को वापस करना पड़ गया। तो डियर, इस साल मैं क्या करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा, ऐड बैक गवर्नमेंट ग्रांट। जो ग्रांट आपको ऊपर आपने माइनस किया था ये वाला, इसको मैं यहां पे क्या कर दूंगा, वापस से जोड़ दूंगा। तो 7,35,000 को हम क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे। प्लस कर दो, कितना आ रहा है, 7,35,000 को ये आ रहा है 33,78,000। ठीक है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ये आपके पास आ गया रिवाइज्ड बुक वैल्यू। और डियर, आपके पास जो रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ वो 2 साल है। तो जो रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन आएगा, रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम का, वो निकल के आएगा 33,78,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 15,36,000 जो कि रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे 2 साल से। अब ये जो आपका अमाउंट निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा, आपका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। निकाल लो कितना आ रहा है, 33,78 माइनस में 15,36 डिवाइडेड बाय आपका 2। तो ये निकल के आ रहा है 9,21,000। ये है आपका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन जो कि निकल के आएगा। और ये था आपका आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का। अब इसके बाद डियर हम आपके डिस्क्लोजर पढ़ के खत्म करते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन इंड एस और आपका AS12। ठीक है, फिर आपका चैप्टर फिनिश। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट करेंगे। ऑल राइट डियर, डन। क्या आपने इसको कर लिया है? देखो बहुत सिंपल है। जो इनिशियल बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन सॉरी जो ग्रांट आपको रिसीव हुआ आपने माइनस किया, उसके बाद नेट कॉस्ट निकल के आई, फिर आपने उस पे उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके डिवाइड किया यूजफुल लाइफ से, डेप्रिसिएशन आ गया 2 साल का। 2 साल का निकालने के बाद बुक वैल्यू निकली, उसमें वापस से ग्रांट को जोड़ दिया क्योंकि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकाली, रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे फिर से डेप्रिसिएशन निकाला और नया डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। बहुत सिंपल है डियर।
ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब हम चलते हैं आपके आखिरी टॉपिक पे, खत्म करते हैं आपका चैप्टर। आ जाओ। सबसे पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। डिस्क्लोजर आप जानते हो, यहाँ पे आपको पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोज करनी होती है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। दूसरा, नेचर और एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। नेचर का मतलब कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, इनकम अप्रोच, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडिंग ग्रांट्स ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स एट कंसेशनल रेट या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपने दिखाया है। बस यही दो चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। अब आते हैं कंपैरेटिव प्रोविजंस पे। मैं आपको बार बार कहता हूं, इसको ग्लोबल लेवल पे देखा करो। और ये आप सॉरी, ये दोनों में इंडेस 20 लिखा गया। यहां पे डियर आपका एएस 12 आएगा, एएस 12, ठीक है। तो यहां पे जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है डियर, मैंने बताया था वो एएस 12 में कवर नहीं होता, लेकिन यहां पे कवर होता है, ठीक। दूसरा, यहां पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका अलग से रिकॉग्नाइज होता है, यहां पे अलग से रिकॉग्नाइज नहीं होता। आपने पढ़ा था ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। इसके अलावा नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स को आपको कैपिटल रिजर्व में डालना होता है शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर, जो डेप्रिसिएबल नहीं होती, ठीक है। और यहां पे डियर, यहां पे प्रोहिबिटेड है, आपको डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड्स में डालना प्रोहिबिटेड है, ठीक। उसके अलावा जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स होती हैं डियर, उसको या तो आप एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाते हैं या फिर नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब जो भी उसकी एग्रीगेट ग्रॉस वैल्यू होती है, और यहां पे उसको फेयर वैल्यू पे दिखाया जाता है क्योंकि ये ग्लोबल लेवल है, ठीक। उसमें कॉस्ट पे नहीं दिखाया जाता। आखिरी पॉइंट है आपका ऑप्शनल टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ऑप्शनल है, या तो आप उसको डेफर्ड इनकम मान लो, डेफर्ड इनकम, या फिर आप उसको बुक वैल्यू में से माइनस कर दो, ऑप्शनल है। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है डियर, आपको ग्रांट की वैल्यू को डिडक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको डेफर्ड इनकम ही मानना होता है, ठीक। तो ये था आपका डिफरेंसेस बिटवीन एएस और आपका इंड एएस। और यहां पे हम खत्म करते हैं आपके इस यूनिट को। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में डियर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।